तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ZEE5 पे रिलीज हुई एक मराठी हॉरर थ्रिलर सीरीज। इस सीरीज का नाम है अंधार माया। इस सीरीज के लिए बातें हर जगह हो रही है कि ये वन ऑफ द बेस्ट हॉरर सीरीज है 2025 का। तो चलिए जानते हैं कि इस सीरीज की कहानी है क्या। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत होती है रत्नागिरी के पास एक छोटे से गांव को दिखाते हुए, जहां एक सुनसान सा घर होता है। अंदर में उस घर का केयर टेकर गोनिया पूजा कर रहा था। तभी वहां पर परिवार वाले पहुंच जाते हैं। ये उनका पुराना घर है जहां उनके पूर्वज रहा करते थे। उस परिवार में है दो भाई, मनोज और कार्तिक। मनोज की पत्नी शलाका और उनकी बेटी साहिली। दूसरी तरफ है कार्तिक की पत्नी मधु। फिर एक और मेंबर है मनोज और कार्तिक का चचेरा भाई केशव। वो सभी लोग यहाँ आकर खुश नहीं लग रहे थे। वो लोग यहाँ पर एक काम पूरा करने के लिए आए थे। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता उन्हें यहीं रहना होगा। उसके बाद वो लोग इस घर को बेच देंगे। गोनिया परिवार वालों से मिलता है और वो काफी खुश था कि बड़े लंबे समय के बाद सभी लोग इकट्ठा इस घर में रहेंगे। मधु का चेहरा तो जैसे खिल उठता है इस घर को देखकर। वो प्रेग्नेंट होती है। गोनिया के बातों से पता चलता है कि उन सभी का बचपन यहाँ अच्छा बीता नहीं। यहाँ की यादें याद करने लायक नहीं है। सभी लोग अंदर आते हैं और घर को देखने लगते हैं, जो अब बहुत पुराना हो चुका है। वहाँ पर एक कुल्हाड़ी भी था। खैर, मधु घर को देखकर बहुत खुश थी। गोनिया अंदर आता है और कहता है कि अब सभी लोग हाथ पैर धो के खाना खाने बैठ जाओ। तो मधु कहती है कि आपने तो यहाँ पूरी तैयारी करके रखी है। पता चलता है कि ये परिवार वाले दीनू चाचा, जो अब नहीं रहे, उनकी आत्मा की शांति की पूजा के लिए यहाँ पर आए हैं। और दीनू चाचा केशव के पिता हैं। मगर गोनिया ये भी जानता है कि ये बच्चे लोग किस कारण से यहाँ पर आए हैं। पूजा तो दूर, वो लोग इस घर को बेचना चाहते हैं। मनोज अपनी पत्नी शलाका और अपनी बेटी साहिली को लेकर चला जाता है अपने कमरे में। कार्तिक देखता है कि उसकी पत्नी मधु को घर देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि मुंबई में वो लोग रेंट के घर में रहते थे और देखा जाए तो ये उन लोगों का अपना घर है, इसीलिए उन्हें ये किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। लेकिन कार्तिक कहता है ज्यादा सपने मत देखो। मधु बोलती है भाड़े का घर दूसरों का ही होता है, अपना घर अपना होता है। मधु की बातें सुनकर गोनिया कहता है कि छोटी भाभी की याद आ गई आपको देखकर। दीनू केशव के पिता थे और ये सब बातें सुनकर वो थोड़ा सा भावुक हो जाता है और अंदर कमरे में चला जाता है। मगर उन तीनों की एक बहन होती है नैना। वो सोचने लगती है कि अगर वो लोग इस घर को फार्म हाउस बनाने के लिए बेच देंगे तो उन्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा। गोनिया कहता है याद रखो तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, चाचा की शांति की पूजा के लिए। नैना कहती है मगर वो तो केशव के पापा हैं। गोनिया कहता है उससे क्या हो गया, तुम्हारे चाचा नहीं लगते क्या। सभी लोग अलग अलग कमरे में चले जाते हैं और बस बाकी रह गया था केशव। वो गुस्सा हो जाता है कि किसी ने उसे कमरा नहीं दिया। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। गोनिया उसे कहता है तुम अपने पिताजी के कमरे में चले जाओ। पिताजी जब थे तब तो उनके कमरे में कभी गए नहीं, तो अब चले जाओ, कुछ समय बिता लो। खैर, इधर शलाका अपने पति मनोज पर चिल्ला रही होती है कि इस घर को जल्दी से बेचो और हमें यहाँ से निकलना होगा। मेरे पापा ने जो तुम्हें बिजनेस के लिए पैसे दिए थे वो भी लौटा दो, उसके बाद हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। मनोज अपनी पत्नी से कहता है साइली के सामने तो ये सब मत बोलो, लेकिन शलाका कहती है उसके लिए ये सब नया थोड़ी है। वो बस अपने पति को ताना मारती रहती है और अपने मम्मी पापा को झगड़ा करते हुए देखकर साइली की तबीयत खराब होने लगती है। वो लोग तुरंत उसे इनहेलर देते हैं, उसे अस्थमा की बीमारी है। मनोज कहता है घर के बंटवारे के लिए हमें केशव के ऊपर निर्भर रहना होगा। दीनू चाचा ने इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने बेटे को ही दिया, हमारे बारे में सोचा ही नहीं। साइली पूछने लगती है क्या दीनू चाचा नाटक में काम करते थे, मगर वो कौन सा किरदार निभाते थे। शलाका कहती है नारी पात्र निभाते थे और किसी को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था, खासकर केशव को, कि उसके पापा नाटक में औरत बनते थे। कार्तिक भी अपनी पत्नी मधु को बता रहा था कि उसके चाचा नाटक में औरत बनते थे और इस वजह से गाँव के लोग दीनू चाचा को बहुत परेशान करते थे। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी उन्हें छेड़ते थे। मधु कहती है तो क्या हो गया, अगर औरत बनते भी थे तो तुम्हें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो तुम्हारे चाचा थे। कार्तिक बोलता है चाचा की तो बात ही मत करो, उनके वजह से आज हम यहाँ पर इस घर में फंस गए हैं, वो होते तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। मधु कहती है कि दीनू चाचा की आखिरी इच्छा थी, इस घर को मत बेचो। कार्तिक गुस्से में कहता है दीनू चाचा की पूरी इच्छा करने के लिए उनका खुद का बेटा है ना, जब चाचा जिंदा थे तब भी परेशान किया, मरने के बाद भी हम लोग परेशान हैं। फिर वो हंसते हुए अपने चाचा का मजाक उड़ाने लगता है कि सिर्फ नाटक में नहीं बल्कि उसके चाचा तो असली जिंदगी में भी चाची जैसी हरकत करते थे। केशव कमरे के बाहर से ये सब कुछ सुन रहा था और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि बचपन से ही लोग उसके पापा के बारे में ऐसी ही बातें करते थे। वो अपने पापा के कमरे में आता है और वहाँ पर भी वो अपने पापा को हेलुसिनेट करता है। देखता है वो साड़ी पहनकर वहीं खड़े थे। केशव चिल्लाने लगता है कि आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी, माँ की किस्मत अच्छी थी, वो जल्दी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, लेकिन मैं इन सब में फंस गया। शर्म आती है आपको बाबा
कहते हुए। खैर, इधर सब कोई डिनर करने के लिए बैठते हैं, मगर केशव वहाँ पे नहीं था और कोई भी उसके लिए इंतजार करना भी नहीं चाहता। फिर आखिर में केशव आता है और अपना खाना लेकर सबसे दूर बैठकर खाने लगता है। तभी साइली की नजर किसी चीज पे पड़ती है जिसे देखकर वो घबरा जाती है। गोनिया सभी को समझाता है, पहले दिन शांति और हवन होगा, दूसरे दिन श्राद्ध और तीसरे दिन समंदर पे तर्पण। तब तक सभी को एक साथ रहना होगा। किसी तरह दीनू को मुक्ति मिलनी चाहिए। नैना पूछती है, हमारी मुक्ति का क्या? गोनिया उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हें किसी ने बांध के रखा है क्या? मनोज बोलता है, घर बेचने के बाद मुक्ति मिल ही जाएगी। मधु फिर कहने लगती है, घर को बेचना जरूरी है क्या? शलाका पूछती है, तुम्हें घर पसंद आया है क्या? मधु अपनी भाभी से कहती है, ये अपना ही तो घर है। फिर उनके बीच में इस घर को लेकर झगड़ा होने लगता है तो केशव खड़ा होता है और बोलता है कि ये घर नहीं बिकेगा और वो साइन नहीं करने वाला। फिर इसके दोनों भाई उसके पीछे जाते हैं उसे समझाने। सभी लोग केशव के ऊपर बहुत गुस्सा थे। अब रात के समय जब वो लोग सो रहे थे तो नैना को बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बाहर आती है तो वो गोनिया को देखकर डर जाती है। वो नैना से पूछता है कि तुम बाहर अकेली भूत की तरह क्यों घूम रही हो? तो वो कहती है, मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी, किसी लड़के की आवाज। गोनिया कहता है, दीनू सेठ होंगे। नैना बोलती है, किसी छोटे बच्चे की आवाज थी। गोनिया बोलता है, दीनू सेठ भी तो कभी बच्चे थे। वो उसे पूछता है, तुम्हें चाहिए क्या? तुम बाहर अकेले क्यों घूम रही हो? तो नैना कहती है, पानी पीने के लिए आई थी। गोनिया बोलता है, मगर तुम्हारे कमरे में तो पानी भर के रख दिया है। गोनिया को पता चल जाता है नैना को प्यास नहीं लगी है और वो कुछ और ही ढूंढने के लिए आई थी। अब अगली सुबह घर पे दीनू चाचा की शांति के लिए पूजा शुरू होती है। गोनिया प्रार्थना करता है, दीनू सेठ बच्चों को मुक्ति दो और खुद भी मुक्त हो जाओ। छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि दीनू के कमरे में से वो पूजा देखने लगता है, लेकिन तभी साइली खिड़की के अंदर देखने लगती है और उसे फिर से खांसी आने लगती है। मधु साइली को पानी पिलाने ले जाती है। इधर पूजा होने के बाद गोनिया पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर रहा था। फिर वो देखता है मधु बाहर में साफ सफाई कर रही थी और ऐसा करता देखकर वो मधु से कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, मैं कर दूंगा। मगर मधु कहती है, ये घर भी तो मेरा है। गोनिया खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हारा मन है तो करो। इस घर को भी तो प्यार की जरूरत है जो आज तक इसे नहीं मिला। फिर वो स्टोर रूम में जाता है जल का छिड़काव करने तो वहाँ उसे वही बच्चा मिलता है जो छुपा हुआ था। गोनिया उसे कहता है, बाहर मत निकलना। अब आज का काम खत्म होने के बाद सभी लोग चाय पानी पीने लगते हैं, लेकिन नैना से फिर से रहा नहीं जाता और वो फिर से घर के बिकने को लेकर डिस्कशन शुरू कर देती है और डायरेक्ट केशव से कहती है, मुझे पता है तुम इस घर को क्यों नहीं बेचना चाहते, क्योंकि ये तुम्हारे पापा का है। कार्तिक केशव से कहता है, तुम्हारे पापा के पास और था ही क्या, तेरे माँ के गहने पहनकर तो वो नौटंकी क्या करते थे। केशव गुस्सा हो जाता है। मधु अपने पति के लिए केशव से माफी मांगती है, लेकिन केशव और कार्तिक के बीच में झगड़ा और बढ़ने लगता है। तो मनोज बीच में आता है, लेकिन सभी को उसकी भी कमजोरी पता थी तो हीरो बनने के चक्कर में वो भी जीरो बन जाता है। तो उनकी बहन चिल्लाती है, क्या ऐसे ही एक दूसरे का खून पीते रहोगे? मनोज और कार्तिक बोल देते हैं कि वो घर बेच रहे हैं और उन पैसों से वो लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। गोनिया उनसे कहता है कि तुम लोग तो यहाँ से अपने घर चले जाओगे, लेकिन इस घर में जो तुम्हारी पुरखे रह रही है वो लोग कहाँ जाएंगे? तभी उन्हें साइली की चिल्लाने की आवाज आती है। अब वो लोग भागते हुए स्टोर रूम में आते हैं और साइली बहुत डरी हुई थी। कहती है, मैंने वहाँ पर एक लड़के को देखा। मनोज अपनी बेटी को कहता है, वहम होगा। और वो लोग गोनिया से कहते हैं, इस कमरे को साफ करवाओ। उन सभी के जाने के बाद गोनिया इधर उधर चेक करता है। साइली उनसे पूछती है, आप यहाँ सच में अकेले रहते हैं? सच बताइएगा। शलाका जबरदस्ती अपनी बेटी को खींच कर ले जाती है। कुछ समय के बाद देखते हैं गोनिया कुएं में से पानी निकाल रहा था। नैना आती है, पूछती है, इसी कुएं में दीनू चाचा ने कूद कर अपनी जान दी थी ना? गोनिया कहता है, कुएं में कूद कर नहीं, उन्हें तो हर दिन मारा गया था, उनका अपमान करके, उनकी बेइज्जती करके। देखते हैं कि एक बार वो एक नाटक में नारी पात्र बने हुए थे, मगर कुछ लोगों की गंदी नजर उन पर थी। उन लोगों ने दीनू को बहुत पीटा, इसलिए उन्होंने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। गोनिया बोलता है, लोगों ने तो ये मान लिया कि दीनू ने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन असल में उनका खून हुआ था। 2 दिन के बाद यहीं पर लाश फूल कर ऊपर आ गई थी और उनके चेहरे पर जो शांति थी वो देखने लायक थी। नैना पूछती है, गहनों का क्या हुआ जो उन्होंने शरीर में पहने हुए थे? गोनिया उसके बातों को जैसे नजरअंदाज कर देता है। कहता है कि तुम अपनी चाची से ही क्यों नहीं पूछ लेती? खैर, इधर मनोज से मिलने के लिए उसका छोटा भाई कार्तिक और मधु आते हैं। फिर वो लोग घर बेचने को लेकर बात करने लगते हैं। कार्तिक बहुत गुस्से में था। केशव
केशव घर को बेचना नहीं चाहता। मनोज कहता है उसे किसी तरह तैयार करना पड़ेगा, और वैसे भी वो ये घर लेकर जाएगा कहाँ। इतने बड़े घर को मेंटेन करना आसान बात भी तो नहीं है, और अब तो गोनिया भी बूढ़ा हो चुका है। कार्तिक बोलता है कि ये सब करना इतना आसान नहीं, वो आसानी से घर नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसके पापा उसे नजर आते हैं उसके सपनों में। शलाका से रहा नहीं जाता और वो सभी से कह देती है कि वो और मनोज अलग होने वाले हैं। सभी हैरान होते हैं। मधु शलाका से पूछती है साइली का क्या होगा, उसके बारे में कभी सोचा है। शलाका कहती है बहुत पहले सोच लिया है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, और अब तो डिवोर्स होके रहेगा। इधर दूसरे कमरे में केशव और नैना एक संदूक खोलते हैं जिसमें के दीनू चाचा की साड़ी होती है। नैना उसे समझाने लगती है घर को बेच देना चाहिए। फिर उसकी नजर पड़ती है कीमती साड़ियों पर, क्योंकि उसका दिमाग तो सिर्फ पैसों के इर्द गिर्द घूमता है और तो कुछ नजर आता नहीं। इधर मधु जब कहती है कि ये घर बेचना जरूरी है क्या, तो मनोज गुस्से में आ जाता है। पूछता है कार्तिक से कि तुम्हारी पत्नी क्या बोल रही है, क्या तुम लोग यहीं रहने वाले हो क्या। कार्तिक साफ साफ कह देता है वो लोग इस घर को बेचने ही वाले हैं। यहाँ पर कोई कैसे रह सकता है, यहाँ बच्चे की परवरिश कैसे होगी, आसपास कुछ है भी नहीं। यहाँ तो किसी को मार भी दो जला भी दो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर दोनों औरतें थोड़ी डर जाती हैं। तो कार्तिक कहता है कि मेरे बोलने का मतलब ये था कि यहाँ बहुत सन्नाटा है। मनोज आइडिया देता है कि उन्हें इस घर को रिजॉर्ट बना देना चाहिए, मगर शलाका उस पर चिल्लाती है कि हमें लोन भरना है, हमें पैसों की जरूरत है, इस घर को बेचना ही होगा। नैना भी केशव को समझाने में लगी हुई होती है कि अगर घर का बंटवारा होगा तो ज्यादातर हिस्सा केशव को मिलेगा, इसीलिए उसे घर बेचने में मान जाना चाहिए। मगर केशव नहीं मानता, कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, माँ मुझे बहुत कुछ देकर गई है। नैना पूछती है क्या देकर गई है, सोना। तभी उन्हें छत से आवाज आने लगती है। केशव बाहर आग जला के बैठा होता है और वो अपने बचपन को याद कर रहा था। खैर अब रात हो जाती है तो सभी लोग सो जाते हैं, मगर साइली देखती है कि वही लड़का उसे देख रहा था, जिसे देखकर वो डर जाती है। इधर केशव पोटली निकालता है जिसमें कि उसके पापा के जेवर होते हैं और उसकी माँ का फोटो। तभी उसे पायल की आवाज आने लगती है। नैना भी केशव के पीछे आती है और उसे गहनों से भरा हुआ पोटली मिल जाता है, जिसे पाके वो खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पैसों के अलावा तो और कुछ नहीं सूझता। इधर पायल की आवाज को फॉलो करके केशव जंगल में आता है। गोनिया को देखकर वो डर जाता है। गोनिया उसे समझाता है कि तुम्हें जरूर भरम हुआ होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, अब जाके सो जाओ। केशव के जाने के बाद गोनिया उस छोटे बच्चे को देखता है और उसे खांतू सेठ कहकर बुलाता है। इधर नैना गहने पहनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन केशव गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी माँ के गहने चोरी हो चुके थे। वो अपने भाइयों पर इल्जाम लगाता है कि उन्हीं ने चुराया होगा। वो गोनिया से कहता है इन्हें बोलो मेरी माँ के गहने वापस करे। कार्तिक बोलता है हमारे पास नहीं है। अब झगड़ा बढ़ने लगता है। शलाका उन्हें याद दिलाती है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, उन्हें बस इस घर को बेचना है, बाकी चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। मधु केशव को शांत करती है और उनसे कहती है आपने गहनों के बारे में किसी और को बताया था क्या। तभी केशव याद करता है नैना को पता होगा, मगर नैना अपने कमरे में नहीं थी, उसका सामान भी नहीं था, मतलब कि वो गहने लेकर भाग गई है। शलाका सभी से कहती है जाकर नैना को ढूंढो, और पता नहीं क्यों शलाका बहुत डरी हुई थी। कहती है ये सब फिर से शुरू हो गया। तीनों भाई अपनी बहन नैना को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं, मगर जैसे नैना का तो नाम और निशान नहीं था। वो लोग गाड़ी से निकलने वाले थे लेकिन किसी ने वायर काट दिया है, टायर भी पंक्चर है। मनोज केशव से पूछता है क्या गहनों के बारे में तुमने किसी और को बताया था। केशव गुस्सा हो जाता है और गोनिया पर इल्जाम लगाता है। पूछता है क्या तुमने नैना की मदद की गहने चुराने में। गोनिया कहता है मैं तो बस तुम लोगों की सेवा कर रहा हूँ और तुम लोग तो मेरे मालिक हो, और तुम लोग अपनी ही बहन नैना को चोर क्यों ठहरा रहे हो, नैना यही कहीं होगी। गुस्से में केशव अपने चचेरे भाई से कहता है तुम लोग अपने चोर बाप के चोर औलाद हो। गुस्से में कार्तिक केशव से लड़ाई करने लगता है। गोनिया उन लोगों को रोकता है और याद दिलाता है ये सब बंद करो, याद करो तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तभी वो लोग देखते हैं साइली गायब थी। वो जंगल में होती है उसी लड़के के साथ, लेकिन जैसे ही परिवार वाले वहाँ आते हैं लड़का गायब हो जाता है और साइली उन सभी को उस लड़के के बारे में बताती है। कहती है उसने कुछ बनाया और वो गायब हो गया। फिर सभी लोग डरी सहमी साइली को अंदर लेकर जाते हैं और वो लड़का उन सभी को छुप के देख रहा था। यहाँ समंदर किनारे केशव अकेला बैठा होता है। गोनिया उसे मिलने आता है, पूछता है अगर ये घर गया तो तुम कहाँ रहोगे। वो कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन इस घर को बिकने नहीं दूंगा। खैर घर पे गोनिया मधु को कार्तिक और मनोज के पापा जयराम के बारे में बताता है। कहता है कि वो इंसान जैसे तो बिल्कुल नहीं थे, उनके अंदर हमदर्दी नहीं थी, मगर दीनू दिल के बहुत अच्छे थे। लेकिन वो दशा अवतार नाटक करने में इतने बहक गए कि लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। बड़े भाई ने भी उनका मजाक उड़ाया, उनके बच्चों ने भी। केशव के साथ भी अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पर फ्लैशबैक देखते हैं जब चारों भाई बहन चोर पुलिस खेल रहे थे
तो वो अपने भाई केशव के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। खैर यहाँ प्रेजेंट में शलाका अब इस घर से जाना चाहती है क्योंकि यहाँ माहौल बिगड़ते जा रहा था, मगर मनोज उसे समझाता है गाड़ी पंक्चर हो चुका है, वो लोग जंगल के रास्ते कैसे जा सकते हैं, पैदल जाने में बहुत समय लगेगा। उनके बीच झगड़ा बढ़ते जा रहा था और आखिर में मनोज यहाँ से जाने के लिए मान जाता है, मगर जैसे ही वो लोग जाने वाले थे एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उनके ऊपर गिर जाता है, जिसे दबकर वो लोग वहीं मर जाते हैं। दोनों के बॉडी को जला दिया जाता है और सायली बहुत ज्यादा रो रही थी। सभी लोग बहुत दुखी थे। परिवार के जाने के बाद गोनिया मनोज और शलाका के लिए कहता है तुम लोग मरने के बाद आखिरकार एक हो ही गए, तुम्हें अब कोई नहीं अलग कर पाएगा। अगली सुबह सायली की तबीयत खराब होने लगती है। कार्तिक सायली को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, लेकिन हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है। मधु कहती है गोनिया काढ़ा बना रहा है, अगर तब भी ठीक नहीं होता है तो हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। कार्तिक अब ठान लेता है कि उन्हें भी इस घर से निकलना होगा। मधु कार्तिक से कहती है हमें सायली के बारे में भी सोचना होगा, अब इसका कोई नहीं है, ये हमारी ही बेटी है और अभी हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, हम यहीं रहेंगे। बाहर आकर कार्तिक केशव से बात करता है और दोनों को इस बात का एहसास होता है कि उन्हें यहाँ एक मौका मिला था एक साथ रहने का, लेकिन उन लोगों ने अपना पूरा समय लड़ाई झगड़ा करने में बिता दिया। ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी को नहीं पता। वो केशव को समझाता है कि तुम कब तक इस घर में फंसे रहोगे, तुम्हारी भी तो बाहर जिंदगी है, इसीलिए बोल रहा हूँ इस घर को बेचकर यहाँ से चलते हैं। मगर केशव फिर भी नहीं मानता। गुस्से में कार्तिक वहाँ से चला जाता है। इधर सायली को उसका नया दोस्त मतलब वो लड़का नजर आता है जो उसे बाहर बुलाता है। वो बाहर आती है तो उसे गोनिया मिलता है जो उसे गुड़िया देता है और उसे कहता है अगर कोई भी तुम्हें बाहर बुलाए तो बाहर मत आना और घर से बाहर मत जाना, इसी घर में रहना है, तुम्हारा यही घर है, तुम अब अपने पुरखों से जुड़ चुकी हो, तुम्हारे दादा परदादा सब यहीं रहते हैं। तभी वो अपने मम्मी पापा को वहाँ पर देखती है और दौड़ कर उन्हें गले लगा लेती है, लेकिन जब उसकी नजर जाती है उनके चेहरे पर वो डर जाती है क्योंकि उसके मम्मी पापा असल में भूत होते हैं। अगले दिन से सायली की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। केशव गोनिया से कहता है कि जब तक तुम मर नहीं जाते तुम्हें तो यहीं रहना है। गोनिया कहता है मेरा क्या है, मैं कहीं भी रह लूंगा। केशव उसे पैसे देता है मगर वो पैसे लेने से मना करता है, तो केशव टेबल पे पैसे रख देता है। गोनिया पूछता है कि मैं पैसों का क्या करूंगा, तुम लोग यहाँ रहने के लिए आए, मैं इसी से बहुत खुश हूँ और ये घर भी तो यही चाहता है तुम लोग यहीं रहो। केशव अपना मन बना चुका था, वो कल ही इस घर को छोड़ के जा रहा है। गोनिया काफी उदास था, कहता है कि कभी कभार आते रहना। कार्तिक भी अपना मन बना चुका था, वो जाना चाहता था। खैर रात के समय जब सभी लोग सो रहे थे तो केशव फिर से पायल की आवाज सुनता है और आवाज का पीछा करने लगता है। कार्तिक भी उसे देखकर उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ वो बच्चा मधु के पेट को गौर से देख रहा था। केशव किसी को देखता है जो साड़ी पहना हुआ था और सोचता है वो उसके पापा हैं और गुस्से में उनसे कहने लगता है कि आप मेरी जिंदगी से कब जाओगे, आपका बेटा होने के वजह से मुझे पूरी जिंदगी शर्मिंदगी में गुजारनी पड़ी है, आपके इस नौटंकी के वजह से मुझे गुस्सा आता है, आप मुझे मुक्त करिए और खुद भी मुक्त हो जाइए। तभी वो आदमी जो भी था वो केशव को कुएं में धक्का दे देता है और धक्का देने वाला गोनिया था, वही साड़ी पहना हुआ था और ये सब कुछ छुप कर कार्तिक देख लेता है जिसकी तो आंख फटी की फटी रह जाती है। गोनिया चिल्लाते हुए कहता है अब केशव अपने पिता से मिल पाएगा, कितनी बार कहा घर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, मगर कोई सुनता ही नहीं। कार्तिक अपनी जान बचाकर भागता है और किसी तरह घर पहुंचता है। उसके पैर में चोट लग गई थी। वो मधु को बताता है गोनिया ने केशव को मार डाला। तभी गोनिया उसके सामने आ जाता है और कार्तिक उसे देखकर शॉक था। मधु उसके पैर में दवाई लगाती है और कहने लगती है अब हम इसी घर में रहेंगे और पता नहीं ये घर अपना अपना सा लगने लगा है। कार्तिक सायली को ढूंढने के लिए निकलता है लेकिन वो तो उस लड़के के साथ जंगल में होती है। कार्तिक सायली को ढूंढ लेता है और सायली की सांसें फूल रही होती है। उसे दोहरा पड़ रहा था और वो आनंद का नाम लेती है। कार्तिक उसे घर लाता है और पूछता है तुम्हारा इनहेलर कहाँ है, मगर उसका इनहेलर कहीं नहीं मिल रहा था और कुछ सेकंड्स में वो तड़प तड़प के मर जाती है। ये देखकर कार्तिक वहीं रोने लगता है। तभी गोनिया उसके सामने आता है और इनहेलर उसके सामने फेंक देता है। ये देखकर वो गुस्से में उसे पूछता है आखिर तुम्हें हमसे चाहिए क्या। गोनिया बड़े ही आराम से उसे पूछता है मुझे और क्या ही चाहिए होगा, प्यार लगाव दे पाओगे मुझे, इस घर ने तुम लोगों को क्या क्या नहीं दिया, बस बदले में तुमसे प्यार ही तो चाहिए था, मुझे एक मौका तो दो तुम लोगों की सेवा करने में। कार्तिक को गुस्सा आता है और वो उसे पकड़ लेता है लेकिन अचानक वो गिर जाता है। गोनिया बोलता है बचपन में याद है तुम लोग दोपहर में बाहर भाग जाया करते थे, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे बाकी भाई बहनों को मैं पीछे वाले कमरे में बंद करके रखता था। अभी भी मैंने वैसा ही किया है, वो लोग भाग रहे थे तो मैंने उन लोगों को बंद कर दिया है, मारा नहीं है। कार्तिक कहता है तुमने उन लोगों को मार डाला, नैना भाग गई इसीलिए वो बच गई, नहीं तो तू उसे भी मार डालता। वो लकड़ी उठाकर गोनिया पर हमला करता है लेकिन वो लकड़ी ही टूट जाता है और गोनिया को कुछ नहीं होता। गोनिया उसे कहता है पता है तुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अगर यही तुझे अगर पहले लगा होता तो शायद तुम लोग एक साथ
साथ रह रहे होते। केशव यहाँ से जाना चाहता था, इसीलिए हमेशा के लिए उसे मैंने रोक दिया, मारा नहीं है। कार्तिक पूछता है इस छोटी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मगर तभी वो देखता है साइली तो अपने मम्मी पापा के साथ होती है। ये देखकर वो डर जाता है। गोनिया कहता है देखो पूरा परिवार एक साथ है, यही तो मैं चाहता हूँ। कार्तिक चिल्लाकर कहता है मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, मगर गोनिया एक हाथ से कार्तिक को गले से पकड़ के उठा लेता है। कहता है मेरे इजाजत के बिना यहाँ से कोई नहीं जा सकता। ये तो पता चल चुका था गोनिया इंसान नहीं है। कार्तिक भागते हुए मधु को ढूंढता है जो गहने वाले कमरे में होती है। कहती है कि नैना मुझे यहाँ लेकर आई। कार्तिक सोचता है नैना तो भाग गई तो फिर वो दोबारा यहाँ क्यों आई। ऐसा लग रहा था जैसे मधु होश में नहीं है, वो किसी के वश में है। वो मधु को होश में लाता है और उसे यहाँ से चलने को बोलता है, लेकिन तभी उन्हें सीढ़ी के नीचे नैना की लाश मिलती है। देखते हैं कि जब नैना गहने पहनकर उस रात अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी गोनिया उसके कमरे में आता है और नैना से कहने लगता है जब तेरी शादी हुई थी तब तेरे बाप ने भी तुझे ऐसे ही गहनों से सजाया था, और उन गहनों के लिए तेरे बाप ने लोगों को लूट कर मार कर पैसे कमाए थे, इसलिए तुझे उन लोगों की हाय लगी थी। नैना उन गहनों में से कुछ गहने गोनिया को दे देती है, मगर गोनिया कहता है मुझे नहीं चाहिए, और वो नैना से कह देता है घर को बेचने के बारे में दोबारा मत सोचना। नैना कहती है बेचेंगे नहीं तो पैसे कैसे आएंगे, अपने फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है, घर तो बेचना पड़ेगा। गुस्से में गोनिया उसका नेकलेस खींचकर उसका दम घोटकर उसे वही मार डालता है। प्रेजेंट में कार्तिक मधु को बता देता है सायली मर चुकी है और इन सब के पीछे गोनिया है, वही सबको मार रहा है। मधु विश्वास नहीं करती तो वो कहता है गोनिया इंसान नहीं है, वो कुछ और है। लेकिन उन्हें घर से निकलने का दरवाजा नहीं मिल रहा था, सारे दरवाजे सील कर दिए गए थे। ये देखकर गोनिया हंस रहा था। उसका यही मकसद है कि वो सभी परिवार वालों को मार कर एक कर देगा, फिर सभी लोग इस घर में हंसी खुशी रह पाएंगे। खैर इधर कार्तिक खुद को और मधु को एक कमरे में बंद कर लेता है, लेकिन वहां पर वो लोग देखते हैं कि गोनिया आने वाले बच्चे के लिए पूरी तैयारी कर लिया था। वो लोग डर जाते हैं और सोचते हैं अब गोनिया को मारना पड़ेगा। इधर गोनिया और दो लोगों को मारने के लिए चिता की तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ कार्तिक आखिरकार दरवाजा खोल लेता है और खुश होकर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक गाड़ी रुकती है। गोनिया मधु को मारने के लिए आगे जाता है। मधु उसे दूर रहने को बोलती है। गोनिया कहने लगता है यही तो तुम्हारा घर है, मुंबई जाकर भाड़े के घर में रहोगी क्या, उससे अच्छा है यहीं रुक जाओ। फिर अचानक मधु कहती है वो यहीं रहेगी। ये सुनकर गोनिया बहुत खुश हो जाता है और बड़े ही चालाकी से वो गोनिया को कमरे में बंद कर देती है और वहां से भाग जाती है। अब उसका बच्चा बाहर आने वाला था, इसीलिए वो कार्तिक से कहती है अब मुझे यहाँ से ले चलो, लेकिन ये कार्तिक नहीं बल्कि भूत होता है। फिर वहाँ पर पूरे परिवार वाले पहुंच जाते हैं जो जिंदा नहीं है। मधु ये देखकर डरने लगती है और उनसे कहती है मेरे बच्चे को कुछ मत करना। गोनिया बाहर आता है और मधु से कहता है देखो पूरा परिवार एक हो चुका है, मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम्हारे बच्चे के लिए ही तो ये सब कुछ खेल रचा गया है, क्योंकि ये बच्चा नहीं बल्कि हमारे मूल पुरुष जन्म लेने वाले हैं। फिर सामने वही बच्चा नजर आता है। नेक्स्ट सीन में हम समुद्र किनारे चिता जलते हुए देखते हैं, मतलब कि अब उस परिवार में से कोई भी जिंदा नहीं बचा, सब के सब मारे गए। मधु का बच्चा इस दुनिया में आ चुका था, जिसे गोनिया अपने गोद में खिलाता है और कहता है आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब आपके लिए सेवा करने का समय आ चुका है। फिर वो पूर्वजों के साथ में बाकी परिवार वालों का भी फोटो लगा देता है। फिर कहानी जाती है 1 साल के बाद और हम फिर से उस लड़के को देखते हैं। उसी का नाम होता है आनंद। वो आज 10 साल का हो चुका है, मगर गोनिया उसकी सेवा करता है ये सोचकर कि वो बच्चा इस परिवार का मूल पुरुष है। यहाँ पता चलता है कि फिर से वही परिवार आने वाला है, मतलब कि कार्तिक, मनोज और बाकी के परिवार वाले, और वो सभी लोग जिंदा नहीं हैं। वो लोग इसी घर पे आएंगे और गोनिया को उन्हें फिर से मारना पड़ेगा और ये नाटक फिर से रचना पड़ेगा। और वो छोटा बच्चा मतलब वो अपने मालिक से कहता है आपको ये सारी चीजें दूर से देखनी होंगी, आपको हिस्सा नहीं लेना है। एक बार ये खेल शुरू हो गया तो आपको बाहर आना नहीं है। वो उस बच्चे को कमरे में बंद कर देता है, जिसके बाद फिर से वो परिवार अपने पुराने घर की तरफ आ रहे थे। घर पहुंचने के बाद गोनिया बाहर आता है और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। एंडिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो यहाँ साफ शब्दों में कहा जाए तो फैमिली मेंबर भूत बन चुके हैं, क्योंकि उन्हें मरने के बाद मुक्ति नहीं मिली। तो वो लोग हर साल वापस आते हैं अपने इसी घर में और गोनिया उस छोटे बच्चे को उनसे छुपा के रखता है और बाकी फैमिली मेंबर का मन बदलने की कोशिश करता है कि वो लोग घर को ना बेचें, और जो उसकी बात नहीं मानता वो उसे मार डालता है। छोटा बच्चा छुप कर ये सब कुछ देखते रहता है और खुद को जन्म होते हुए भी देखता है हर साल, और फिर हर साल ये रिपीट होते रहता है। मतलब कि ये फैमिली मेंबर एक तरह के लूप में फंसे हुए हैं मरने के बाद। और ये बहुत पहले ही पकड़ में आ जाता है जब शलाका नैना के गायब होने पर कहती है कि ये सब दोबारा से शुरू हो गया। और एक क्वेश्चन होगा कि अगर हर साल बच्चा पैदा होता है तो मतलब उस बच्चे की तो फौज खड़ी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी ये घटना रियल में हो चुका है और तभी ये बच्चा पैदा हुआ। इस खानदान का मूल पुरुष
लेकिन उसके बाद से 10 साल तक ये परिवार लूप में फंसा हुआ है। वो लोग भूत बन चुके हैं और भूत बच्चे पैदा नहीं करते, इसीलिए सिर्फ एक ही बच्चा है। खैर ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।